हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। नमस्कार, मैं प्रमिता स्वागत करती हूँ आप सभी का एक नए वीडियो लेक्चर में। तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्रिया। पढ़ने वाले हैं क्रिया, ठीक है। इसके पहले जो वीडियो था उसमें हमने क्या पढ़ा था, संज्ञा पढ़ा था, सर्वनाम पढ़ा था और फिर विशेषण पढ़ा था। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो पहले वो वीडियो देख ले, तभी आपको क्रिया अच्छे से समझ में आएगा। नहीं तो थोड़ा सही से समझ में नहीं आएगा, ठीक है, समझने में दिक्कत होगी। तो अगर आप किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आपको पता ही होगा कि हिंदी का जो व्याकरण है वहां से प्रश्न पूछा जाता है ना। तो व्याकरण के सिलेबस में जितनी भी चीजें दी गई है सब हम कंप्लीट करने वाले हैं एक एक करके। तो उसी रास्ते में, ठीक है, उसी क्रम में आज हम क्या करने वाले, क्रिया को अच्छे से समझने वाले हैं। और मैं कई बार बोलती हूँ कि मैं 5 या 10 मिनट के वीडियो में सारा चीज समझाऊंगी, ऐसा कभी भी गारंटी नहीं देती हूँ। मैं चीज को, हर एक छोटी से छोटी चीज को अच्छे से समझाती हूँ ताकि जो है आपको अच्छे से समझ में आए, पेपर तक याद रहे, ठीक है। आपको पेपर तक याद रहे। मेरा मकसद ये नहीं होता है कि खाली वीडियो बनाए, ये मकसद होता है कि आपको अच्छे से समझ में आना चाहिए ताकि आपको उसका फायदा हो। जो आप टाइम यहाँ पे वीडियो पे दे रहे हो उसका फायदा आपको हो, ठीक है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर से सब्सक्राइब कर ले ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, ठीक है। तो चलिए आज हम क्या करने जा रहे हैं, क्रिया को पढ़ने जा रहे हैं। एक बार मैं और बता दूं आपको कि अगर आपने संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण इनको डिटेल में नहीं पढ़ा है तो आप पहले जाके वो पढ़ ले। मेरे ही वीडियो के प्लेलिस्ट में है, वो जाके आप एक बार जरूर देखें, ठीक है। तो क्रिया को पढ़ेंगे। क्रिया शब्द का क्या अर्थ होता है, जो ये क्रिया शब्द है इसका क्या अर्थ होता है, क्रिया की परिभाषा क्या होती है। साथ ही साथ हम क्या पढ़ेंगे, क्रिया के कितने भेद होते हैं, कितने प्रकार होते हैं। साथ ही साथ हम इसमें प्रश्न उत्तर भी करने वाले हैं, ठीक है, प्रैक्टिस भी करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम क्रिया का जो परिभाषा है वो देख लेते हैं। जिस शब्द से किसी काम का करना या होना समझा जाए उसे क्रिया कहते हैं। जिस सब शब्द से, ऐसे शब्द, वाक्य में, सेंटेंस में ऐसा शब्द जिससे किसी काम के करने या होने का क्या हो, बोध हो हमें। जिस शब्द को सुनते ही हमें ऐसा बोध हो कि किसी कार्य का करना, या कोई कार्य कोई व्यक्ति कर रहा है या कोई कार्य हो रहा है। जब हम किसी वाक्य को सुनते हैं तो ऐसा जब हमें बोध होता है तो उसे हम क्या कहते हैं, क्रिया कहते हैं, ठीक है। आपको बस सुनना है, ध्यान से, धैर्य के साथ ध्यान से सुनना है। ये नहीं कि वीडियो चल रहा है और आपका ध्यान कहीं और है, फिर अब बाद में बोलो, कमेंट करो कि समझ में नहीं आया है, तो गलत बात है। आपको फिर ध्यान से सुनना है तभी आपको समझ में आएगा, क्योंकि ये चीजें थोड़ी सी पेचीदगी भरी होती है, थोड़ी सी मिक्स होती है, तो चीजों को अच्छे से समझना पड़ेगा आपको। तो यहाँ पे जब किसी काम के होने का बोध होता है उसे क्रिया कहते हैं, ठीक है। जैसे कि पढ़ना, पढ़ना शब्द से हमें क्या बोध हो रहा है, जब हमारे कानों में आवाज आती है कि राम पढ़ रहा है, तो पढ़ना शब्द से क्या बोध होता है कि कोई काम वो कर रहा है। तो जो काम होने की प्रक्रिया है उसी को क्रिया कहते हैं। जैसे खाना, खाना शब्द हमारे कान पे पड़ता है कि राम खाना खा रहा है, तो खाना एक क्रिया है। जब हम निवाला हाथ से उठा के मुंह में डालते हैं तो खाना जो है एक क्रिया है, एक कार्य है। पीना, जब हम गिलास में पानी पीते हैं तो एक पीना, हाथ से उठाकर पी रहे हैं तो वो क्या है, एक क्रिया है, क्रिया है, तो उसी को क्रिया कहते हैं। जाना, जब हम कहीं चल के जा रहे हैं तो जाने की जो प्रक्रिया है, चलना हमारा और जाना जो प्रक्रिया है उसी को क्रिया कहते हैं, ठीक है। दूसरे शब्दों में क्रिया का एक अर्थ ही कार्य करना होता है, ठीक। यहाँ सरल भाषा में दिया गया है कि दूसरे शब्दों में क्रिया का एक अर्थ कार्य करना होता है। जिस शब्दों या पदों से यहाँ पता चले कि कोई कार्य हो रहा है या किया जा रहा है उसे क्रिया कहते हैं। और ध्यान रहे कि क्रिया तीनों काल में होता है, भूतकाल, भविष्य काल और वर्तमान काल, तीनों कालों में होता है। जैसे राम खाना खाने वाला है, ठीक है, राम खाना खा रहा है, राम खाना खा रहा था, ठीक है, तो तीनों काल में हो गया। तो इसी प्रकार से क्रिया जो है तीनों काल में होता है, उसके जो वाक्य बनते हैं क्रिया के वो तीनों काल में बनते हैं, ठीक। अगला स्लाइड देखते हैं कि व्याकरण में कोई भी कार्य क्रिया के बिना पूरा नहीं हो सकता, ठीक है। व्याकरण में कोई भी वाक्य क्रिया के बिना पूरा नहीं हो सकता। तो क्रिया क्या हो गया, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण हो गया कि इसके बिना कोई भी शब्द पूरा नहीं हो सकता।
इसे भी व्याकरण का एक विकारी शब्द माना जाता है। इसे क्या माना जाता है? व्याकरण का एक विकारी शब्द माना जाता है। विकारी का क्या अर्थ होता है? जिस शब्द से विकार उत्पन्न होता है। जब हम विकारी और अविकारी शब्दों को पढ़ेंगे तो डिटेल में पढ़ेंगे इसे। अभी अब बस इतना जान लीजिए कि जिस शब्द से विकार उत्पन्न होता है उसे विकारी शब्द कहते हैं। और ये भी याद रखना है कि जो क्रिया है एक विकारी शब्द होता है। किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा में पूछा जा सकता है कि क्रिया किस प्रकार का शब्द होता है, तो क्रिया एक विकारी शब्द होता है। इसी प्रकार के छोटे छोटे प्रश्न जो है बता के पूछा जाता है, हमें उलझाया जाता है। ठीक है, आगे है इसका रूप लिंग, वचन और पुरुष के कारण बदलते हैं। जब स्त्रीलिंग होगी तो वो अपना रूप बदलेगा, जब पुल्लिंग होगा तो वो अपना रूप बदल देगा। ठीक है, और वचन और पुरुष, ठीक है, भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल के हिसाब से भी बदलेगा। एक वचन, द्विवचन, बहुवचन के आधार पे भी क्या होगा? क्रिया अपना रूप बदलता है। ठीक है, तो याद रखना है लिंग, वचन और पुरुष के आधार पर क्या करता है? ये अपना रूप बदलता है। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। प्रत्येक भाषा के वाक्य में क्रिया का बहुत महत्व होता है। प्रत्येक भाषा, कोई भी भाषा हो, हिंदी, संस्कृत, तमिल, तेलुगु, बंगला, इंग्लिश, कोई भी भाषा हो, उसमें क्या है? क्रिया का बहुत महत्व होता है। यही समझ में आ रहा है आपको? ठीक है, आगे है प्रत्येक वाक्य में क्रिया से ही पूरा होता है। प्रत्येक वाक्य किससे पूरा होता है? क्रिया से ही पूरा होता है। क्रिया किसी कार्य के करने या होने को दर्शाता है। क्रिया क्या दर्शाता है? किसी कार्य के करने या होने को दर्शाता है। ठीक है, क्रिया हमें समय सीमा के बारे में संकेत करता है। क्रिया के रूप की वजह से हमें यह पता चलता है कि कार्य वर्तमान में हुआ है, भूत में हो चुका है या भविष्य में होने वाला है। तो हमें क्रिया के माध्यम से ही पता चलता है। जब हम किसी सेंटेंस को पढ़ते हैं तो हमें क्रिया के माध्यम से ही पता चलता है कि कार्य जो है वर्तमान में हो रहा है या भूतकाल में हो चुका है या भविष्य काल में होने वाला है। ठीक है, अभी आपको अच्छे से समझ में आ गया। आगे हम और डिटेल में पढ़ते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं कि वाक्य में क्रिया का इतना अधिक महत्व होता है कि कर्ता अथवा अन्य योजकों का प्रयोजन ना होने पर भी केवल क्रिया से ही वाक्य का अर्थ स्पष्ट हो जाता है। ठीक, वाक्य में क्या होता है? क्रिया का महत्व बहुत अधिक होता है। बहुत अधिक किस प्रकार से होता है? अगर कर्ता ना दिया गया हो, कर्ता का नाम ना दिया गया हो और कर्ता के बारे में कुछ भी ना बताया गया हो, लेकिन फिर भी अगर क्रिया शब्द ही वहां पे उपस्थित है तो उसके माध्यम से ही अर्थ स्पष्ट हो जाते हैं। किस प्रकार से अर्थ स्पष्ट हो जाते हैं? पानी लाओ, क्या यहाँ पे किसी व्यक्ति वस्तु का नाम दिया है? किसे पानी लाने के लिए बोला जा रहा है? किसी का नाम दिया है? नहीं दिया है, अर्थात कर्ता यहाँ पे नहीं है, कर्ता नहीं है, करने वाले का नाम नहीं है, लेकिन फिर भी वाक्य यहाँ पे अपना अर्थ प्रकट कर रही है। पानी लाओ अर्थात किसी को कहा जा रहा है पानी लाने के लिए। चुपचाप बैठ जाओ, देखिए इस वाक्य में भी क्रिया तो है, चुपचाप बैठ जाओ। चुपचाप बैठने के लिए कहा जा रहा है, लेकिन किसको कहा जा रहा है नहीं बताया जा रहा है। किसी एक पर्सन का नाम नहीं बताया जा रहा है, यहाँ पे एक कर्ता का नाम बताया नहीं जा रहा है, या किसी ग्रुप का नाम नहीं बताया जा कि आप लोग चुपचाप बैठ जाओ, या मोहन तुम चुपचाप बैठ जाओ, राधा तुम चुपचाप बैठ जाओ ना। किसी का नाम नहीं लिया जा रहा है, अर्थात यहाँ पे कर्ता उपस्थित नहीं है इस वाक्य में, लेकिन फिर भी यह जो वाक्य है अपना अर्थ स्पष्ट रूप से प्रकट कर रही है। चुपचाप बैठ जाओ, यानी चुपचाप बैठने कहा जा रहा है, रुको। ठीक है, रुको शब्द सिर्फ एक शब्द है रुको, लेकिन किसको रोकने के लिए बोला जा रहा है, कहाँ बोला जा रहा है हमें नहीं पता। वाक्य में एक ही शब्द है रुको, लेकिन यहाँ जो वाक्य है वो अपना अर्थ स्पष्ट कर रहा है। ठीक है, किसी व्यक्ति विशेष को रुकने के लिए कहा जा रहा है जाओ, किसी व्यक्ति विशेष को जाने के लिए कहा जा रहा है, लेकिन उस व्यक्ति के बारे में कुछ भी यहाँ पे नहीं दिया है, लेकिन इस एक शब्द से ही क्या हो रहा है, अपना अर्थ स्पष्ट कर रहा है। ठीक है, अतः कहा जा सकता है कि जिन शब्दों में किसी काम के करने या होने का पता चले उसे क्रिया कहते हैं। क्या होता है? किसी काम के करने या होने का पता चले, किसी शब्द से या किसी वाक्य से किसी काम के करने या होने का पता चले तो उसे क्रिया कहते हैं। समझ में आ रहा है आपको? उसे क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं। क्रिया का निर्माण धातु से होता है, इंपॉर्टेंट है। क्रिया का निर्माण किससे होता है? धातु से होता है। धातु के बिना क्रिया का निर्माण नहीं हो सकता, याद रखना है। अगर आपसे पूछा जाए पेपर में कि क्रिया का निर्माण किससे होता है, तो क्रिया का निर्माण
धातु से होता है। किससे होता है? धातु से होता है। अब धातु क्या है? धातु को हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। जब धातु में ना शब्द लगा दिया जाता है तब क्रिया बनता है। ठीक है, धातु में कौन सा शब्द लगा दिया जाता है? ना शब्द। और ये जो ना शब्द लगा रहेगा, कई बार ये आपको स्पष्ट रूप से दिखाई देगा वाक्य में लगा हुआ, और कई बार वहां विजुअल नहीं होगा, दृश्य नहीं होगा, आप देख नहीं पाओगे, लेकिन अदृश्य रूप से वहां लगा रहेगा। ठीक है, जैसे कि यहाँ पानी लाओ शब्द है, तो यहाँ पे न नहीं है, लेकिन आपको यहाँ पे लगा के देखना है न को, कि वो पानी लाना, पानी लाना ऐसा बोला जाता है, पानी लाना। हम उम्र वाले को भी बोल सकते हैं हम पानी लाना। तो जब ना शब्द यहाँ पे आप लगा के देख रहे हो, वो सेट बैठ रहा है, मतलब कि ये क्या है? क्रिया है। जाना, जाना शब्द, यहाँ पे जाओ लिखा है मगर यहाँ पे ना शब्द नहीं है, फिर भी ये क्रिया है। कैसे क्रिया है? आपको बस इसके साथ न लगा के देखना है, अगर वो सेट हो रहा है, बैठ रहा है, तो क्रिया है। ठीक है, जाओ की जगह आप जाना लिख सकते हो। चुपचाप बैठ जाना, तो जाना शब्द क्या है? क्रिया है। रुको, रुको की जगह अगर आप ना शब्द लगाओगे धातु में, तो रुकना हो जाएगा, रुकना, तो ये भी क्रिया है। देखिए यहाँ पे विजुअल नहीं है, ना शब्द विजुअल नहीं, आपको दिखाई नहीं दे रहा है सदृश्य रूप से, लेकिन आप क्या करोगे? वाक्य के साथ लगा के देखोगे, है ना। आपको क्या करना है? वाक्य के साथ ना शब्द को लगा के देखना है। अगर वो सही से बैठ रहा है, शब्द बन रहा है, सही विकृत नहीं हो रहा है, शब्द अपना अर्थ स्पष्ट कर रहा है, तो क्या है? वही शब्द क्रिया है। आगे हमें क्रिया शब्दों को भी पहचानना है, इसलिए मैं यहाँ पे यही से आपको बता रही हूँ ताकि आगे आपको दिक्कत ना हो। जैसे जाओ शब्द, ये तो अपना अर्थ स्पष्ट कर रहा है, लेकिन ये क्रिया है, आप कैसे जानोगे? तो इसे क्या करना है? ना शब्द लगा के देखना है। जाना, जाना, जाने के लिए बोला जा रहा है किसी को जाना, तो ये भी अपना अर्थ स्पष्ट कर रहा है, तो ये क्रिया है। ठीक है, आगे हम देख लेते हैं और अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा उदाहरणों के माध्यम से। अभी हम देख लेते हैं धातु को। धातु किसे कहते हैं? हमने अभी बोला ना कि क्रिया जो है धातु के बिना नहीं बन सकता। धातु में ना शब्द लगता है तभी क्रिया बनता है। क्या होता है? धातु में कौन सा शब्द लगता है? ना शब्द लगता है, तभी क्रिया बनता है। तो अभी धातु क्या है ये हमें जानना है। जिस मूल रूप से क्रिया को बनाया जाता है उसे धातु कहते हैं। जिस मूल शब्द से, ठीक है, एक मूल शब्द है, उसी से क्या बनता है? क्रिया बनता है। तो उस मूल शब्द में, उस मूल शब्द में जब ना शब्द को जोड़ा जाता है तो क्रिया बनता है। तो वो मूल शब्द क्या है? हमें ये तो पता है कि मूल शब्द को धातु कहा जाता है, और मूल शब्द में ना को जोड़ा जाता है तभी क्रिया बनता है। ठीक, लेकिन वो मूल शब्द क्या है जिसे हम अभी धातु कह रहे हैं? तो वो भी हम अभी देखेंगे आगे। यह क्रिया का ही एक रूप होता है। धातु को क्रिया का मूल रूप कहते हैं। धातु को क्या कहते हैं? क्रिया का मूल रूप कहते हैं। अगर पूछा जाए पेपर में कि क्रिया का मूल रूप क्या है, तो क्रिया का मूल रूप धातु है। ठीक है, और धातु को किससे हम पहचानते हैं? ना शब्द से। किससे पहचानते हैं? सॉरी, क्रिया को किससे पहचानते हैं? ना शब्द से। अब हम धातु को देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए खाना शब्द लिखा है ना, खाना शब्द लिखा है, खा प्लस ना, तो यहाँ जो खा शब्द है ये धातु है, और ये जो ना शब्द है ये क्रिया है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें बताया गया था कि धातु के साथ क्रिया जोड़ा जाता है। क्रिया में कौन सा शब्द? ना शब्द जोड़ता है, तभी क्या बनता है? क्रिया बनता है। तो ये धातु है और इसके साथ ना शब्द जुड़ गया तो खाना बना, और ये खाना शब्द क्या बन गया? क्रिया बन गया। इसी प्रकार से यहाँ पढ़ शब्द है। क्या शब्द है? पढ़। पढ़ क्या है? धातु है, उसी के साथ ना शब्द को जोड़ा गया तो पढ़ना बन गया। ठीक, यहाँ पे जा शब्द है, और जो जा है ये धातु है। जा क्या है? धातु है। धातु के साथ हमें ना जोड़ना है तभी क्रिया बनेगा, तो हमने ना जोड़ दिया, जाना हो गया, जाना क्रिया है। लिख, लिख क्या है? धातु है। लिख धातु है। ना शब्द जोड़ना है, जोड़ दिया हमने ना शब्द, तो लिखना बन गया। ये जो लिखना शब्द नया शब्द बना है वो क्या है? क्रिया है। तो धातु के साथ ना शब्द को जोड़ के जो नया शब्द बनता है उसे क्रिया कहा जाता है। किसे क्रिया कहा जाता है? धातु के साथ जब ना शब्द को जोड़ा जाता है और जो नया शब्द बनता है उसे क्या कहा जाता है? क्रिया कहा जाता है। यहां तक समझ में आ गया होगा। आगे देख लेते हैं कि क्रिया के भेद। क्रिया के भेद जानने से पहले हमें कर्ता, कर्म और
क्रिया को अच्छे से समझना अति आवश्यक है। ठीक है, अभी हम आगे क्रिया के भेद भी पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले हम क्या पढ़ लेते हैं, कर्ता, कर्म और क्रिया। तो जो कर्ता है ये तो अलग है, हमें समझ में आ रहा है, कार्य करने वाला व्यक्ति करता है, लेकिन कर्म और क्रिया एक जैसा, दिखने में, पढ़ने में और सुनने में एक जैसा ही है। कर्म और क्रिया, क्रिया का अर्थ काम करना होता है, कर्म का अर्थ भी काम करना होता है, लेकिन जब हम वाक्य बनाएंगे, आगे पढ़ेंगे, तो ये दोनों बिल्कुल अलग है और हमें इन दोनों को पहचानना भी सीखना है कि कौन कर्म है और कौन क्रिया है। ठीक है, तो सबसे पहले कर्ता को देखते हैं। काम करने वाले को कर्ता कहते हैं। किसको कर्ता कहते हैं? जो व्यक्ति काम करता है उसे कर्ता कहते हैं। सिंपल है। जैसे रमा खाना बना रही है, तो जो व्यक्ति कार्य करेगा उसी को कर्ता कहा जाएगा। तो यहाँ पे रमा क्या है? खाना बना रही है, कार्य कर रही है, तो रमा कर्ता है। सीता झाड़ू लगा रही है, तो यहाँ पे झाड़ू कौन लगा रहा है? आप नहीं लगा रहे हो। अगर आप झाड़ू लगा रहे होते तो आप क्या बन जाते? कर्ता बन जाते। लेकिन यहाँ पे सीता झाड़ू लगा रही है, तो सीता यहाँ पे कर्ता है। आप पढ़ाई कर रहे हो, तो क्रिया कौन कर रहा है? आप कर रहे हो, तो आप क्या बन गए हो? कर्ता बन गए हो। ठीक है, उपयुक्त वाक्य में रमा और सीता के द्वारा कार्य किया जा रहा है, अर्थात रमा के द्वारा खाना बनाने का कार्य किया जा रहा है, वही दूसरी ओर वाक्य में सीता के द्वारा झाड़ू लगाने का कार्य किया जा रहा था। रमा और सीता कौन है? कर्ता है। आज तक समझ में आ गया? रमा और सीता कर्ता है। अगर कोई भी व्यक्ति कार्य कर रहा है, जैसे आपने एक गिलास पानी लाया, तो आप पानी लाए हो, तो आप कर्ता हो। आप लिख रहे हो, तो आप कर्ता हो। आप कॉलेज जा रहे हो, आप स्कूल जा रहे हो, तो आप कर्ता हो। ठीक, तो इस प्रकार से जो कार्य किसी व्यक्ति के द्वारा किया जाता है वो कर्ता बन जाता है। आगे देखते हैं कर्म। कर्ता के बाद क्या आ गया? कर्म। कर्ता जो काम करता है उसे कर्म कहते हैं। अब जो कर्ता है, जैसे कि रमा, रमा करता है, हमने पढ़ा है। रमा क्या है? कर्ता है। तो कर्ता जो कार्य कर रहा है उस कार्य को क्या कहा जाता है? कर्म कहा जाता है। ठीक है, जैसे रमा खाना बना रही है, रमा खाना बना रही है, तो जो ये खाना शब्द है ये क्या है? उसका कर्म है। अगर रमा लिख रही है तो लिखना उसका कर्म है। अगर रमा झाड़ू लगा रही है तो झाड़ू लगाना, झाड़ू उसका कर्म है। रमा कॉलेज जा रही है तो कॉलेज उसका कर्म है। ठीक है, तो इसी प्रकार से यहाँ पे रमा क्या बन गई? कर्ता बन गई। और खाना क्या बन गया? कर्म बन गया। और रहा बना रही है, ये शब्द क्या बनेगा? आगे हम इसे बताएंगे। उपयुक्त वाक्य में कर्ता रमा के द्वारा खाना बनाने का कार्य किया जा रहा है, अतः कर्म क्या है? खाना है। कर्म क्या है? खाना है। लेकिन बना रही है इसमें साथ में जोड़ के नहीं बोल सकते आप, ये खाना बना रही है पूरा कर्म है, नहीं, सिर्फ खाना शब्द कर्म है। ठीक है, याद रखना है, सिर्फ खाना शब्द कर्म है। कर्ता जो कार्य कर रहा है सिर्फ वो कार्य क्या है? कर्म है। लेकिन कार्य के आगे जितने शब्द आएंगे वो कर्म नहीं है। रमा पानी ला रही है, तो जो पानी शब्द है वो कर्म है। पानी शब्द क्या है? कर्म है। ला रही है वो शब्द कर्म नहीं है, ये ध्यान देना है। आगे है, कर्म को जानने के लिए हम क्रिया पर क्या, किसको का प्रश्न लगाते हैं। कर्म अर्थात ये जो काम है इसे जानने के लिए हम वाक्य में या क्रिया में क्या या किसको शब्द लगाकर प्रश्न बनाते हैं। ठीक है, जैसे कि रमा खाना बना रही है। ठीक है, रमा खाना बना रही है, तो हमें तो नहीं पता वो खाना बना रही है, हमें नहीं पता, तो प्रश्न किस प्रकार से पूछा जाएगा? मान लीजिए रमा रसोई में है और कोई व्यक्ति बाहर से या कोई मित्र रमा का बाहर से पूछ रहा है कि रमा क्या बना रही है, रमा क्या बना रही है, तो रमा क्या जवाब देगी? खाना। तो ये जो खाना है उसका कर्म है, यही कर्म वो कर रही है। तो जब हमें पता ना हो कि कर्ता कौन सा कर्म कर रहा है, कर्ता यानी करने वाला व्यक्ति, तो कर्ता क्या कर्म कर रहा है जब हमें नहीं पता होता है, तो क्रिया में प्रश्न वाले वाक्य जोड़े जाते हैं, जैसे क्या, किसको, इस प्रकार के वाक्य जोड़ के पूछा जाता है। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया? जब आपको कर्म नहीं पता तो पता करने के लिए क्या करना होता है? वाक्य में
क्या या किसको या फिर प्रश्नवाचक वाक्य बनाया जाता है, ऐसे भी आप याद रख सकते हैं कि प्रश्नवाचक वाक्य बनाया जाता है, फिर पूछा जाता है रमा क्या बना रही है, तो खाना, खाना क्या है, कर्म। ठीक, आगे है सीता झाड़ू लगा रही है। अब सीता कुछ कर रही है, ये तो पता है कि सीता कुछ कर रही है, क्या कर रही है नहीं पता। तो सीता क्या लगा रही है, सीता क्या लगा रही है, इस प्रकार का प्रश्न पूछा जाएगा। क्यों पूछा जाएगा, ये पता करने के लिए कि सीता क्या कर्म कर रही है, ये पता करने के लिए कि सीता क्या कर्म कर रही है, इसलिए पूछा गया है सीता क्या लगा रही है, तो झाड़ू। झाड़ू क्या हो गया, कर्म हो गया। ठीक, झाड़ू क्या हो गया, कर्म हो गया। आगे एक ही वाक्य में कर्ता, कर्म और क्रिया को किस प्रकार पहचानेंगे, उदाहरण। एक ही वाक्य में कर्ता को, कर्म को और क्रिया को, अभी हमने कर्ता और कर्म को पढ़ा है पहचानना, क्रिया को अभी नहीं पढ़ा है, आगे पढ़ेंगे। वेदांत फल खाता है, वेदांत फल खाता है। कौन फल खाता है, प्रश्न क्या बना, कौन फल खाता है। और कौन फल खाता है ऐसा प्रश्न क्यों बनाया, ये पता करने के लिए कि इस वाक्य में कर्ता कौन है। ये तो पता है कोई फल खा रहा है, इस वाक्य के माध्यम से हमें क्या पता चल रहा है, इस प्रश्न के माध्यम से कि पता तो है कोई फल खा रहा है, लेकिन कौन फल खा रहा है ये पता करना है ना, कर्ता कौन है ये पता करना है। तो जब कर्ता को पहचानना होता है प्रश्न के माध्यम से, तो ऐसा प्रश्न किया जाता है कौन फल खा रहा है, तो जवाब क्या आएगा, वेदांत। जवाब क्या आएगा, वेदांत। तो वेदांत यहाँ पे क्या हो गया, कर्ता हो गया। यहाँ पे अगर वेदांत ना होके उत्तर यहाँ पे देखिए वेदांत फल ना खा के यहाँ पे रमा फल खा रही है होता, तो कौन फल खा रही है, कौन फल खा रही है, तो उत्तर आता रमा। रमा क्या बन जाती, यहाँ पे रमा बन जाती कर्ता। ठीक, यहाँ पे अगर होता सीता फल खा रही है, यहाँ पे अगर होता सीता फल खा रही है, तो प्रश्न किस प्रकार से बनता, कर्ता को पहचानने के लिए, सिर्फ कर्ता को पहचानने के लिए इस प्रकार का प्रश्न बनेगा, कौन फल खा रही है, तो जवाब आता सीता फल खा रही है, और सीता क्या बन जाती, कर्ता बन जाती। समझ में आया कर्ता को किस प्रकार से पहचानना है प्रश्न के माध्यम से। अब वेदांत क्या खाता है, देखिए यहाँ पे कर्ता का नाम स्पष्ट रूप से दिया हुआ है आपके सामने, वेदांत क्या खा रही है। अब इस प्रकार का प्रश्न क्यों बना, क्या खा रही है, अर्थात यहाँ पे जानने का प्रयत्न किया जा रहा है कि क्या कर्म कर रहा है वेदांत, वेदांत क्या कर्म कर रहा है, ये जानने के लिए इस प्रकार का प्रश्न बना है कि वेदांत क्या खाता है, तो फल खाता है ना, फल, तो फल क्या बन जाएगा, कर्म बन जाएगा। फल क्या बन जाएगा, कर्म बन जाएगा। ठीक, तो कर्म को पहचानने के लिए प्रश्न किस प्रकार से बनता है, वेदांत क्या खाता है, तो फल खाता है, तो इस प्रकार से क्या शब्द जो है कर्म के स्थान पर आ जाएगा, और कर्ता को पहचानने के लिए कर्ता के स्थान पे कौन शब्द आ जाएगा, सिंपल। आगे है वेदांत फल का क्या करता है, वेदांत फल का क्या करता है। अब देखिए यहाँ पे कर्ता भी है, कर्म भी है, मगर यहाँ पे खाता शब्द नहीं है, खाता शब्द नहीं है, उसकी जगह पे क्या है, क्या शब्द है। तो इसका अर्थ हुआ कि यहाँ पे क्रिया को पहचानने का प्रयत्न किया जा रहा है, क्रिया को पहचानने का प्रयत्न किया जा रहा है कि वेदांत फल का क्या करता है। हो सकता है खा रहा है, हो सकता है अपने दोस्तों में बांट रहा है, हो सकता है वेदांत फल बेच रहा है, हो सकता है अपने घर वालों को दे रहा है। तो वेदांत फल का क्या करता है, तो खाता है। क्या है, खाता है, अर्थात वो क्या क्रिया करता है, खाने का क्रिया करता है। अब देखिए खाता शब्द में कहीं भी ना नहीं है, लेकिन एक क्रिया है। हमने पहले वाले स्लाइड में पढ़ा था कि जब धातु के साथ ना शब्द लगा दिया जाता है तो क्या बन जाता है, क्रिया बन जाता है। लेकिन ये जो खाता शब्द है यहाँ पे कहीं पे भी ना नहीं है। एक बात हमने और भी कहा था वहां पे कि जो ना शब्द है या तो वो सदृश्य रूप से आपके सामने होगा, वाक्य में स्पष्ट रूप से लिखा होगा, या फिर वो अदृश्य रूप से होगा। आपको उसे पहचानना पड़ेगा, आपको उसे ढूंढना पड़ेगा, वाक्य के साथ ना शब्दों को लगा कर देखना पड़ेगा कि वो अपना अर्थ स्पष्ट कर रहा है कि स्पष्ट नहीं कर रहा है। अगर वो अपना अर्थ स्पष्ट कर रहा है तो वो क्रिया है, अगर नहीं कर रहा है तो नहीं है। जैसे खाता है, तो यहाँ पे खाता है की जगह खाना शब्द, खाना शब्द भी क्या है, क्रिया है। खाता की जगह खाना भी कर सकते हैं हम। तो
एक क्रिया है। क्या है? क्रिया है। अगर खाता की जगह खाना शब्द हम जोड़ रहे हैं तो वो खाना भी अपना स्पष्ट अर्थ दे रहा है, खाता भी अपना, खाने का अर्थ भी खाना है और खाता का अर्थ भी खाना है, तो अपना स्पष्ट अर्थ दे रहा है। लेकिन हाँ, फल खाता है में ये क्या है? काल परिवर्तन हो जाता है उसका, खाता है और खाना है। वेदांत फल खाता है मतलब हमेशा से खाता आ रहा है, और वेदांत को फल खाना है, फ्यूचर में खाना है। लेकिन हमें सेंटेंस के क्या है? पास्ट, प्रेजेंट, भूत, भविष्य काल में नहीं जाना है। हमें क्या करना है? बस इस वाक्य में ना शब्द को लगा के जोड़ना है। ये नहीं कि वाक्य में ना शब्द लगाया और फिर क्या करें, पूरे वाक्य के साथ उसको जोड़ के देखें। नहीं, सिर्फ जो शब्द को हमें क्रिया बनाना है या समझना है कि क्रिया है कि नहीं है। अगर कंफ्यूजन है तो उसी वाक्य में ना शब्द को लगाना है और देखना है कि वो जो शब्द है वो अपना अर्थ दे पा रहा है कि नहीं दे पा रहा है। अगर आप सोचते हो कि पूरे वाक्य में क्या है, जो क्रिया पे आपको लगता है कि ये क्रिया है, मगर आपको संदेह है कि क्रिया है कि नहीं है, नहीं पता, लेकिन आप ना शब्द भी लगाए हो और फिर पूरे वाक्य को पढ़ रहे हो कि वो अपना सेम बिल्कुल क्या है अर्थ दे, तो ऐसा नहीं होगा। सिर्फ उस शब्द में लगाना है और ये देखना है कि वो शब्द अपना अर्थ स्पष्ट रूप से दे पा रहा है कि नहीं दे पा रहा है। जैसे यहाँ पे खाता है तो खाना, खाना और खाता एक ही अर्थ हुआ, तो ये क्रिया है। इस प्रकार से क्रिया को आप पहचान सकते हो जहां पे कंफ्यूजन होगा, और कहीं कहीं पे स्पष्ट रूप से वो लिखा रहेगा खाना के साथ, जैसे बिल्कुल लास्ट में क्या है, ना का शब्द रहेगा। अब कर्म के आधार पर क्रिया के भेद, किसके आधार पर क्रिया के भेद किया जा रहा है? कर्म के आधार पर क्रिया के भेद किया जा रहा है। ठीक, तो कर्म की दृष्टि से क्रिया के निम्नलिखित दो भेद होते हैं। कौन कौन से? अकर्मण्य क्रिया और सकर्मक क्रिया। कौन कौन से भेद होते हैं? दो भेद होते हैं, अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया। अभी अकर्मक और सकर्मक क्या होता है देख लेते हैं। कि अकर्मक क्रिया, क्रिया है अर्थात कोई ना कोई काम होगा, और अकर्म का क्या अर्थ होता है? अकर्म क्रिया का अर्थ होता है कर्म के बिना या कर्म रहित। अकर्म का क्या अर्थ होता है? कर्म के बिना या कर्म रहित। और कर्म क्या होता है? कोई काम, जैसे जैसे सीता झाड़ू लगा रही है, तो झाड़ू क्या है? उसका कर्म है, हमने पढ़ा था। मैं लिख रही हूं, तो लिख रही हूं तो क्या हो गया? लिखना क्या हो गया? लिखना क्रिया हो गया। मैं कॉपी में लिख रही हूं, तो कॉपी क्या हो गया? कॉपी क्या हो गया? कर्म हो गया। तो इसी प्रकार से कर्म बिना या कर्म रहित जिन क्रियाओं को कर्म की जरूरत नहीं पड़ती, जिन क्रियाओं को, ये सारे क्या है? क्रिया है। नीचे आप देख रहे हैं ये सारे क्रिया है। तो जिन क्रियाओं को कर्म की जरूरत नहीं पड़ती, क्रियाओं का फल कर्ता पर ही पड़ता है, क्रिया का फल सीधा कर्ता पर ही पड़ता है, बीच में कर्म की आवश्यकता नहीं होती, उसे अकर्मण्य क्रिया कहते हैं। दूसरे शब्दों में देखिए, जिन क्रियाओं का फल व्यापक कर्ता को मिलता है उसे अकर्म क्रिया कहते हैं। जैसे कि तैरना, तैरना क्या है? ना शब्द लगा है, तो ये क्या बन जाएगा? ये क्रिया है, पहचान लेंगे आप। कूदना, कूदना क्या है? ना शब्द लगा है तो क्रिया है। अब अगर यहाँ पे होता कि राम नदी में तैरता है, तो नदी क्या बन जाता? कर्म बन जाता। ठीक, कूदना, राम ऊंचाई से कूदता है, तो ऊंचाई क्या बन जाता? कर्म बन जाता। कूदता है, कूदना क्या बन जाता? क्रिया। लेकिन जब आप वाक्य बना रहे हो और बीच में कर्म नहीं हो, बस सीधा लिखा हो क्रिया, कर्ता के साथ सीधा सीधा क्रिया हो, कर्ता का नाम हो और फिर क्रिया दिया हो, बीच में कर्म का कोई स्थान ना हो, तो वो शब्द क्या कहलाता है? अकर्म क्रिया, अर्थात जहां कर्म की कोई आवश्यकता ही नहीं है, जहां कर्म की कोई आवश्यकता ही नहीं है, अकर्म क्रिया है। ठीक, क्रिया तो है लेकिन वो किस प्रकार का क्रिया है? अकर्म क्रिया, अर्थात क्रिया है, कर्म की आवश्यकता नहीं है और सामने कौन है? कर्ता है। ठीक है, तो इस एक शब्द से आप पहचान सकते हो कि अकर्म क्रिया का क्या अर्थ होता है। तो देखिए यहाँ पे कुछ उदाहरण है। सोना, उलझना, मरना, जीना, रोना, हंसना, चलना, दौड़ना। यहाँ पे दौड़ता शब्द वाक्य बनाते समय आएगा, लेकिन यहाँ पे अगर दौड़ना अगर आप लिखोगे ना शब्द जोड़ के देखना, इसका अर्थ परिवर्तन नहीं हो रहा है, तो ये भी क्रिया है।
होना, खेलना, बैठना, मरना, घटना, जागना, उछलना, कूदना आदि ये सब क्रिया है। और ये ऐसे क्रिया है जिसे कर्म की आवश्यकता नहीं होती है, तो ये अकर्म क्रिया है। जहाँ कर्म की आवश्यकता नहीं होती है वो किस प्रकार की क्रिया है? जहाँ कर्म की आवश्यकता नहीं होती है वो अकर्म क्रिया है। किस प्रकार की क्रिया है? वो अकर्म क्रिया है। आगे उदाहरण है, वह चढ़ता है। वह कौन है? करता है, ठीक है। यह सर्वनाम है, वह सर्वनाम है लेकिन करता है। यहाँ पे करता दिया लेकिन यहाँ बीच में जो है कर्म नहीं है। वह चढ़ता है, चढ़ना शब्द ना लगा के देखो, चढ़ना ना यहाँ पे बैठ रहा है, चढ़ना अर्थ परिवर्तन नहीं हो रहा, तो ये क्या है? चढ़ना शब्द क्या है? क्रिया है। वे हंसते हैं, देखिए स्पष्ट रूप से यहाँ पे ना नहीं लिखा है, त लिखा है, लेकिन इस शब्द के अगर आपको लगता है कि ये क्रिया तो ना लगा के देखो, हंसना, हंसना क्या है? ना शब्द यहाँ पे बैठ रहा है तो ये क्रिया है। तो अर्थात इस वाक्य में क्रिया है और करता है लेकिन कर्म बीच में नहीं है, तो ये अकर्म क्रिया है, ठीक है। नीता खा रही है, नीता करता है, खा रही है। अब खाली खा शब्द है, यहाँ पे ना लगा के देखो, अगर आपको लगता है कि क्रिया है तो खाना अर्थ वही आ रहा है ना, खाना, खा या खाना एक ही अर्थ आ रहा है, तो ये क्रिया बन गया। खा शब्द या खाना शब्द क्रिया बन गया, नीता कर्ता बन गई, लेकिन बीच में यहाँ पे कोई भी कर्म नहीं है, तो ये अकर्म क्रिया बन जाएगा, ठीक। ये अकर्म क्रिया का उदाहरण है। अगर परीक्षा में पूछा जाए तो इस प्रकार से आपको देखना है। पक्षी उड़ रहे हैं, पक्षी करता है, कार्य कौन कर रहा है? पक्षी कर रहे हैं, तो पक्षी करता है। उड़, उड़ के साथ आप ना लगा के देखिए, अगर सही अर्थ बैठता है तो ये क्या है? ये क्या है? क्रिया बन जाएगा। तो उड़ना सही अर्थ दे रहा है, उड़ना एक ही अर्थ है, अर्थ में परिवर्तन नहीं है, तो ये क्रिया है लेकिन बीच में यहाँ पे कोई भी कर्म नहीं है, तो ये किस प्रकार का वाक्य है? अकर्म क्रिया का वाक्य है, ठीक। बच्चा रो रहा है बच्चा क्या है? करता है। यहाँ पे बच्चा करता है, कार्य कौन कर रहा है? बच्चा कर रहा है, तो बच्चा रो रहा है। रोना, अब ये जो रो शब्द लग तो रहा है क्रिया है, मगर ना लगा के देखते हैं, रोना, ठीक है। ना यहाँ पे लगने से क्या होगा? रोना, तो अर्थ एक ही आ रहा है, रोना या रो एक ही अर्थ हुआ। मैंने पहले भी बताया कि रोना शब्द लगाकर अगर आप पूरे वाक्य को बनाओगे तो इसका अर्थ अच्छा नहीं लगेगा सुनने में। बच्चा रोना सुनने में अच्छा नहीं लगना, लेकिन अगर खाली इस वाक्य को आप यहाँ से उठा के इसके साथ ना लगाओ कि रोना, वही अर्थ आ रहा है रोने का, बच्चा रो रहा है उसी का सेम अर्थ है। उड़, उड़ का उड़ना, पक्षी उड़ रही है या उड़ना शब्द वही आ रहा है, मतलब कि खाली शब्द को उठा के अब अलग रख के आपको क्या करना है? उसके साथ ना लगा के देखना है, अगर वो सही अर्थ दे रहा है तो क्रिया है। जैसे खा, नीता खा रही है, वाक्य तो बिल्कुल सही है, लेकिन ना यहाँ पे इनविजिबल है, दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन वो है खाना, खाने का भी एक ही अर्थ होता है, ठीक। तो ये क्रिया है। इस प्रकार से आपको थोड़ा सा अपना दिमाग लगाना पड़ेगा। सकर्म क्रिया, अब सकर्मक क्रिया क्या होता है? सकर्मक का अर्थ होता है कर्म के साथ या कर्म सहित, अर्थात पीछे जो हम पढ़े थे उसमें कर्म नहीं था, सिर्फ क्रिया और कौन था? कर्ता था, लेकिन सकर्म क्रिया में क्या होगा? कर्म होगा। सकर्म क्रिया में कर्म होगा, किसके साथ होगा? क्रिया के साथ होगा। सकर्म का अर्थ होता है कर्म के साथ या कर्म सहित जिस क्रिया का प्रभाव कर्ता पर न पड़कर कर्म पर पड़ता है उसे सकर्म क्रिया कहते हैं। अर्थात कर्ता और क्रिया के बीच में कौन होगा? कर्म होगा। जिन शब्दों की वजह से कर्म की आवश्यकता होती है उसे सकर्म क्रिया कहते हैं। सरल शब्द में जिन क्रिया का फल कर्म पर पड़े, जिन क्रिया का जो फल है वो कर्म पर पड़े तो उसे सकर्म क्रिया कहा जाता है, ठीक है। वहां चढ़ाई चढ़ता है, वहां जो है करता है, चढ़ाई यहाँ पे क्या बन गया? कर्म बन गया। चढ़ाई यहाँ पे क्या बन गया? कर्म बन गया। चढ़ता, चढ़ता शब्द कैसे पहचानोगे कि क्रिया है? यहाँ शब्द को उठा के यहाँ लिख लो, सॉरी यहाँ लिख लो, यहाँ लिख के चढ़ता की जगह चढ़ना लिख लो, तो चढ़ना का वही अर्थ होता है चढ़ना, लेकिन वाक्य में जब यूज हो रहा है तो ता में परिवर्तन हो जा रहा है ना, लेकिन जब इसको यहाँ से उठा के आप यहाँ पे लिखोगे चढ़ता को
चढ़ना लिखोगे तो भी सेम अर्थ दे रहे हो, अर्थ में परिवर्तन नहीं हो रहा है, तो ये क्रिया है। और चढ़ाई कर्म है। चढ़ाई में आप ना लगा के देखो, क्या पता यही क्रिया हो। तो चढ़ाई में ना लगाओगे तो क्या होगा, शब्द विकृत हो जाएंगे और ना लगेगा नहीं। चढ़ना, चढ़ाई का क्या लिख सकते हो, चढ़ाई को आप लिख सकते हो चढ़ा, चढ़ाना हो जाएगा। चढ़ाना, चढ़ाना का अर्थ तो दूसरा होता है, भगवान को पुष्प चढ़ाए जाते वो चढ़ाना बन जाएगा। तो ये क्या है, कर्म है, ठीक है। और ये क्या है, क्रिया है। आगे है मैं खुशी से हंसता हूं, तो मैं यहाँ पे क्या है, करता है। मैं करता, खुशी, खुशी यहाँ पे क्या है, कर्म है। हंसना, हंसना यहाँ पे क्या है, क्रिया है। हंसता को यहाँ पे आप हंसना लिख के देखो, एक ही अर्थ दे रहे हैं, हंसता या हंसना सेम ही अर्थ है। लेकिन खुशी के साथ अगर आपके मन में यहाँ प्रश्न आता है कि क्या पता यही क्रिया है, तो खुशी को क्या करो, आप यहाँ पे लिखो और खुशी के साथ ना लिखो। क्या वो अर्थ सही दे रहा है, खुशी, खुशी ना, अर्थ में परिवर्तन हो रहा है। चढ़ा, चढ़ाई, चढ़ाना, अर्थ परिवर्तन हो गया। तो ये क्या है, कर्म है। क्या है, कर्म है। चढ़ाई जो है कर्म है, खुशी जो है कर्म है। चढ़ना क्रिया है, हंसना क्रिया है। अगर इस प्रकार से वाक्य आपको दिया जाए और पूछा जाए बताइए इसमें कर्ता कौन है, क्रिया कौन है या फिर कर्म कौन है, तो इस प्रकार से सबको अलग अलग आप कर सकते हो और फिर जो जो भी प्रश्न में पूछा जाए उसे बता सकते हो। आगे है नीता खाना खा रही है, तो यहाँ जो खाना शब्द है और खा रही है, अगर इसमें भी हम खा ना लगा दे तो नीता खाना खाना रही है, तो इसमें से एक क्या है, खाना क्या है, एक कर्म है और खा रही है यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्रिया है। क्या हो जाएगा, क्रिया हो जाएगा। नीता तो करता है, लेकिन जो खाना है, खाना किसको कहा जा रहा है यहाँ पे, यहाँ पे इस खाने का अर्थ अलग है और इस खा रही है का अर्थ अलग है। ये खाना क्या है, जैसे कि प्लेट में रख के उसके सामने कुछ रोटी सब्जी चावल या फिर फल फ्रूट दिया जा रहा है, तो वो क्या है, खाना है। या आप घर में आप प्लेट में देखते हो कुछ रखा है खाने की वस्तु, तो आप क्या बोलते हो, खाना किसने यहाँ पे रख दिया, लेकिन उसे खा तो कोई नहीं रहा, वो क्या है, एक खाना रखा हुआ। यहाँ पे खाना का अर्थ अलग है, यहाँ पे जो खाना खाना का खाली खा दिया इसका अर्थ अलग है। आपको इस वाक्य को अच्छे से समझना पड़ेगा कि जो खाना कहीं पे रखा होता है उसे हम खाना कहते हैं, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं होता कि कोई उसे खा रहा है बैठ के, कोई उसे बैठ के खा नहीं रहा होता है। तो ये जो खाना है यहाँ पे कर्म है, खाना क्या है, कर्म है। ये मत बोलिए कि ये ना है तो ये क्रिया है, ना, इसमें ना लगेगा और ये ना अदृश्य है, दिखाई नहीं दे रहा है। खाना, ये वाला खाना का क्या अर्थ हो रहा है, कोई व्यक्ति बैठ के खाना खा रहा है, ये वाला खाना इस खा से बनेगा, तो ये क्रिया है। ये क्रिया है कि वो अभी उस समय वो क्रिया कर रहा है कि खाना खा रहा है, लेकिन ये जो खाना है इस खाना का अर्थ क्या हुआ कि जो खाने की वस्तु है उसे खा रहा है। जो खाने की वस्तु, कई बार खाने की चीजें रखी होती तो हम बोलते हैं कि इसे ढक के रखो, खाना किसने ऐसे छोड़ दिया, बोलते हैं ना, तो वो खाने की वस्तु के बारे में बात होती है उस समय। और जो खाना हम यहाँ पे शब्द में देखेंगे कि नीता खाना खा रही है, तो ये जो खा है इसका अर्थ होता है कि वो बैठ के खा रहा है, तो ये क्रिया है। यहाँ पे ना नहीं है तो खा को आप अलग निकाल लो और यहाँ पे खाना लिखो, तो एक ही अर्थ होगा, तो ये क्रिया है। तो ऐसे वाक्य भी आ सकते हैं पेपर में, तो उन्हें थोड़ा सा अच्छे से समझना पड़ेगा कि इस खाने का अर्थ क्या है, ये खाने खा का क्या अर्थ है, और खा को आप फिर यहाँ निकाल के लिख के भी देख सकते हो कि ये इसमें ना आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर आ रहा है, सही अर्थ दे रहा है, अर्थ विकृत नहीं हो रहा है, तो ये क्रिया है। तो इस वाक्य में नीता क्या है, कर्म है, सॉरी, नीता क्या है, कर्ता है, खाना क्या है, कर्म है, खा क्या है, क्रिया है। बच्चे जोरों से रो रहे हैं, बच्चे यहाँ पे करता है, जोरो क्या हो गया, यहाँ पे कर्म हो गया, रो क्या हो गया, यहाँ पे क्रिया हो गया। अब रो कैसे क्रिया हो गया, रहे है भी तो हो सकता है, से भी तो हो सकता है, रो को निकालो अलग, यहाँ पे ना लगाओ, रोना क्या बन जाएगा, यहाँ पे रोना शब्द बन जाएगा। रोना का वही अर्थ है जो रो का अर्थ है, रो का जो अर्थ है वही रोना का अर्थ है, तो ये क्रिया है, लेकिन यहाँ पे अदृश्य रूप से न लगा हुआ है।
तो जोरो क्या बन जाएगा, यहाँ पे कर्म बन जाएगा। क्या कर्म के साथ भी ना लगा सकते? नहीं लगा सकते कर्म के साथ। अगर आपको लगाना है तो लगा के देख सकते हैं, जोरो ना। जोड़ो ना ये अलग ही अर्थ देने लग गया। जोड़ो ना, ये ऐसे कि जोड़ने के लिए मना किया जा रहा है। इस शब्द के माध्यम से हमें क्या पता चल रहा है, जोड़ने के लिए मना किया जा रहा है, तो जोड़ो ना। ठीक है, तो चलिए अब नेक्स्ट स्लाइड को देखते हैं, अगले स्लाइड में चलते हैं। तो सकर्म क्रिया और अकर्म क्रिया आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब है संरचना या प्रयोग के आधार पर क्रिया के भेद। क्या है? संरचना या प्रयोग के आधार पर। देखिए प्रश्न ऐसा है कि संरचना के आधार पर क्रिया के भेद, तो उसका उत्तर हो जाता है कि वो 5 भेद होते हैं। लेकिन अगर हो कि संरचना या क्रिया के प्रयोग के आधार पर, तो 10 भेद बताए गए हैं। ठीक है, तो 10 भेद कौन कौन से बताए गए हैं? मुख्य क्रिया, सहायक क्रिया, रंजक क्रिया, संयुक्त क्रिया, सरल क्रिया, नामिक क्रिया, नाम धातु क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया, अनुकरणात्मक क्रिया। तो इतने सारे नाम देखकर घबराने की आवश्यकता नहीं है, बहुत छोटे छोटे है, बहुत सरल है। नाम से ही अपने आप को स्पष्ट कर रहे हैं। मुख्य क्रिया नाम से आप क्या समझ रहे हो कि वो क्रिया जो मुख्य होगा। सहायक क्रिया के नाम से आप क्या समझ रहे हो, वह क्रिया जो सहायक होगा। हाँ, रंजक क्रिया समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन इसे हम समझ लेंगे, लेकिन आसान है। संयुक्त क्रिया ऐसी क्रिया जो दो और आपस में हो, पास पास हो या साथ साथ जुड़ी हुई हो, संयुक्त क्रिया। सरल क्रिया जो बिल्कुल सरल हो। नामिक क्रिया, नामिक क्रिया भी नाम से समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन हम समझ लेंगे। नाम धातु क्रिया भी समझ लेंगे। प्रेरणार्थक क्रिया ऐसा काम जिससे कोई प्रेरणा मिल रहा है किसी काम को करने का, वो प्रेरणार्थक क्रिया हो जाएगा। पूर्वकालिक क्रिया भी हम समझेंगे। अनुकरणात्मक क्रिया जहां पे किसी का अनुकरण किया जा रहा है। तो 3-4 ही ऐसे नाम है जो समझ में नहीं आया नाम देख के, बाकी तो सबके नाम देख के समझ में आ गया कि किस प्रकार का क्रिया होने वाला है। ठीक है, तो बिल्कुल नहीं घबराना है, अच्छे से समझ में आ जाएगा। बिल्कुल ध्यान से सुनना है, क्योंकि थोड़ा थोड़ा इसमें डिफरेंस होता है और क्रिया में परिवर्तन हो जाता है। थोड़ा अलग हो जाता है तो दूसरा क्रिया बन जाता है, थोड़ा अलग हो जाता है तो दूसरा क्रिया बन जाता है। आप लोग भी पानी पी लीजिए। तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मुख्य क्रिया को सबसे पहले देखते हैं। क्रिया का एक अंश जो मुख्य अर्थ प्रदान करता है उसे मुख्य क्रिया कहते हैं। नाम से ही समझ में आ रहा था कि जो मुख्य अर्थ प्रदान करेगा वही मुख्य क्रिया होगा। अथवा कर्ता या कर्म के मुख्य कार्य को व्यक्त करने वाली क्रिया मुख्य क्रिया कहलाती है। कौन कहलाती है? जो कर्ता है और जो कर्म है, इनका जो कार्य का अर्थ व्यक्त करता है उसे कौन है? उसे क्या कहते हैं? मुख्य क्रिया कहते हैं। किसको कहते हैं? कर्ता और कर्म दोनों के कार्य का जो अर्थ है उसे स्पष्ट रूप से जो व्यक्त करता है उसे मुख्य क्रिया कहा जाता है। समझ में आ गया? राधा दूध लाई, राधा यहाँ पे क्या बन गई? कर्ता। दूध क्या बन गया? कर्म बन गया। लाई क्या बन गया? क्रिया बन गया। अब लाई कैसे क्रिया बन गया? यहाँ पे तो ना नहीं है, लास्ट में हमने पढ़ा था स्टार्टिंग में धातु के साथ ना होता है, तो इसको अलग लिखते हैं। यहाँ पे लाना, ला और ना जोड़ देते हैं लास्ट में, तो क्या बन जाएगा? लाना बन जाएगा। लाने का वही अर्थ होता है जो लाई का अर्थ होता है, लाना। लेकिन दूध क्रिया है या क्रिया नहीं है, यहाँ पे क्या है? कर्म है। अगर हम इसमें जोड़ेंगे तो भी जोड़ के देख सकते हैं। ठीक है, तो दूध और ना, दूध दूधना, इसका अर्थ ही अलग हो जाता है, पता नहीं क्या अर्थ होता है इसका। तो इस प्रकार से एक कर्म हुआ और एक क्रिया हुआ। ठीक है, और देखिए इसके बीच में और कोई शब्द नहीं है, आखिर में भी कोई शब्द नहीं है, तो अर्थात ये क्या बन जाएगा? मुख्य क्रिया बन जाएगा। राधा दूध लाई मुख्य क्रिया बन गया। मोहन ने दुकान खोली, मोहन ने दुकान खोली मुख्य क्रिया है। कैसे है? मोहन करता है, दुकान कर्म है और खोली क्रिया है। अब खोली कैसी क्रिया है? तो यहाँ पे लिखो, खोली की जगह क्या लिखना है? ना लगाना, तो खोलना। क्या लिखना है? खोलना। तो खोली या खोलना का एक ही अर्थ हुआ, खोली या खोलना का एक ही अर्थ हुआ ना, तो ये क्रिया है। उपयुक्त वाक्य में लाई और खोली शब्द की कर्ता या कर्म के मुख्य कार्य के साथ व्यक्त कर रहा है, अतः यह मुख्य क्रिया हुआ। ठीक, सभी क्रियाओं को जब हम पढ़ेंगे एक एक करके तो और अच्छे से समझ में आएगा, दिमाग में और अच्छे से बैठ जाएगा
कि कैसे मुख्य क्रिया को पहचानना है, कैसे सहायक क्रिया को पहचानना है। ठीक है, तो इसके बाद हम अगला देख लेते हैं, सहायक क्रिया। सहायक क्रिया, सहायक क्रिया उसे कहते हैं जो क्रिया पदबंध में मुख्य अर्थ ना देकर उसकी सहायक हो, अर्थात मुख्य क्रिया के अलावा जो भी अंश शेष रह जाता है उसे सहायक क्रिया कहा जाता है। क्या कहा गया? वाक्य में कर्ता और कर्म के साथ मुख्य क्रिया के अलावा भी कुछ होता है, उसे सहायक क्रिया कहा जाता है। अर्थात मुख्य क्रिया भी होगा वाक्य में, मान लीजिए यहाँ पे मुख्य क्रिया है, उसके साथ और भी कुछ होगा एक्स्ट्रा, उसे सहायक क्रिया कहा जाता है। ठीक, और आगे यहाँ पे क्या होगा? कर्ता होगा और यहाँ पे कर्म होगा, फिर मुख्य क्रिया होगा और साथ में सहायक क्रिया होगा। देख लेते हैं उदाहरण से। पिताजी अखबार पढ़ चुके हैं। पिताजी अखबार पढ़ चुके हैं। अब पिताजी तो करता है, स्पष्ट है। अखबार क्या है? कर्म है। ये पढ़ जो है क्रिया है। कैसे क्रिया है? पढ़ के साथ ना लगाओ, पढ़ना, पढ़ या पढ़ना एक ही अर्थ दे रहे हैं। चुके, अब जो ये चुके शब्द है ये अलग से आया है। चुके है, लगी है, चुका था, चुकी थी। यहाँ आप ऐसे समझ सकते हो, सहायक जो क्रिया होता है ना उसमें भूत, भविष्य और वर्तमान में शब्द बनते हैं। भूत, भविष्य और वर्तमान में शब्द बनते हैं। क्रिया के साथ भी ये शब्द लगे रहेंगे तो क्या कहलाएगा? सहायक क्रिया कहलाएगा। जैसे चुके है, तो ये जो चुके शब्द है ये सहायक क्रिया है। आगे और अर्थ देखेंगे तो समझ में आएगा। माताजी खाना बनाने लगी। माता जो है यहाँ पे करता है, खाना जो है यहाँ पे क्रिया है। अब ना देख, सॉरी कर्म है। अब ना देख के आप ये ना बोलना कि ये क्रिया है, नहीं है ये क्रिया, ये खाना क्या है? कर्म है। ठीक, ना देख के भ्रम में नहीं आना, पूरा वाक्य को पहले पढ़ना है। बनाने, ये जो बनाना शब्द है ये क्रिया है। बनाना शब्द ये क्रिया है। बनाने की जगह यहाँ पे बनाना लिखो, एक ही अर्थ हुआ। बनाने की जगह बनाना अर्थ लिखो, शब्द लिखो तो एक ही अर्थ हुआ ना। तो ये बनाना क्रिया है। माता करता है, खाना यहाँ पे कर्म है। ना देख के भ्रम में नहीं पड़ना है। खाना क्या है? कर्म है यहाँ पे। बनाना क्या है? क्रिया है। लगी, जो ये वाक्य अलग से जुड़ा हुआ है ना, लगी, तो ये लगी क्या है? सहायक क्रिया है। लगी क्या है? सहायक क्रिया है। सहायक क्रिया में भी आप ना लगा के देख सकते हो। लगी के साथ लगना, चुकी के साथ चुकना, मगर सही नहीं बैठता है तो आप ऐसे भी समझ सकते हो कि भूत, भविष्य और वर्तमान में जो अर्थ अपने आप को दिखाता है या अपने आप को प्रदर्शित करता है भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल में, तो जो जिस शब्द के माध्यम से वो प्रदर्शित कर रहा है, चुके के माध्यम से, लगी के माध्यम से। बाकी आगे का पढ़ो। माताजी खाना बना रही है। बनाने इससे तो नहीं हो रहा है, मगर इससे अर्थ परिवर्तन होना है, लगी। तो ये जो लगी शब्द है ये क्या है? सहायक क्रिया है। उपयुक्त वाक्य में मुख्य क्रिया पढ़ या बनाने के साथ चुकी या लगी सहायक क्रिया जुड़ी है। ठीक है, और भी देख लेते हैं उदाहरण। लड़के क्रिकेट खेल चुके हैं। देखिए, अगर यहाँ तक खेल रहे हैं तो रहे शब्द क्या बन जाता? सहायक बन जाता। लड़के तो करता है, क्रिकेट यहाँ पे कर्म है, खेल यहाँ पे क्रिया है। खेल की जगह क्या लिख सकते हो? खेलना, एक ही अर्थ हुआ। खेल और खेलना का एक ही अर्थ हुआ। चुके, यहाँ पे चुके शब्द सहायक क्रिया है। यहाँ पे अगर होता लड़के क्रिकेट खेलने वाले हैं तो ये जो वाले शब्द आता वो यहाँ पे सहायक बन जाता। या फिर लड़के क्रिकेट खेल रहे हैं तो जो रहे शब्द आता वो सहायक बन जाता। समझ में आ रहा है? मुख्य क्रिया खेल है, चुके है क्या है? सहायक क्रिया है। ठीक है, तो अब आपको समझ में आया होगा कि सहायक क्रिया किस प्रकार से होता है और मुख्य क्रिया किस प्रकार से आता है। देखिए, मुख्य क्रिया में कोई सहायक क्रिया साथ में जुड़ के नहीं आता है। ठीक है, मुख्य क्रिया में जो मुख्य क्रिया के वाक्य होते हैं उसमें कोई भी सहायक क्रिया जुड़ के नहीं आता है, लेकिन जो सहायक क्रिया वाले वाक्य होते हैं वो उसमें हमेशा एक्स्ट्रा कुछ ना कुछ लिखा होता है। अब आगे देखते हैं रंजक क्रिया। क्या देखते हैं? रंजक क्रिया। जब कोई क्रिया मुख्य क्रिया के साथ जुड़कर मुख्य क्रिया को और प्रभावशाली बनाती है तब वह रंजक क्रिया कहलाती है। अब ये किस प्रकार से होगा? जब कोई मुख्य क्रिया के साथ जुड़कर, अर्थात
यहाँ पे मुख्य क्रिया है, उसके साथ कोई आके और जुड़ रहा है और मुख्य क्रिया को क्या कर रहा है, प्रभावशाली बना रहा है, तब वह रंजक क्रिया कहलाएगा। तब उस पूरे को रंजक क्रिया कहलाया जाएगा। पूरे को क्या कहा जाएगा, रंजक क्रिया कहलाया जाएगा। प्रत्येक रंजक क्रिया का प्रयोग प्रत्येक मुख्य क्रिया के साथ नहीं किया जाता, अर्थात प्रत्येक मुख्य क्रिया में क्या होता है, रंजक क्रिया नहीं होता है। ठीक है। महेश को रोना आ गया। महेश को रोना आ गया, यहाँ पे क्या है, महेश करता है, रोना मुख्य क्रिया है, रोना क्या है, मुख्य क्रिया। यहाँ पे कर्म नहीं है, यहाँ पे क्या नहीं है, कर्म यहाँ पे नहीं है, रोना मुख्य क्रिया है। आ गया, आ यहाँ पे क्या है, अतिशय बोधक है, तो आना क्या हो जाएगा, रंजक क्रिया है। आना क्या हो जाएगा, रंजक क्रिया है। और गया, गया शब्द यहाँ पे क्या बन जाएगा, सहायक क्रिया बन जाएगा। थोड़ा सा मुश्किल है और ज्यादा पेपर में पूछा भी नहीं जाता है, लेकिन पढ़ना तो है, सिलेबस में है तो एक बार तो देखना है। ठीक है। महेश को रोना आ गया, तो महेश मुख्य क्रिया है। रोना यहाँ पे सॉरी महेश करता है, रोना यहाँ पे मुख्य क्रिया बन जाएगा। आ यहाँ पे रंजक क्रिया बन जाएगा, आ या फिर आना, आना यहाँ पे रंजक क्रिया बन जाएगा, क्योंकि ये भी क्रिया है, ये भी क्रिया है। तो हमें बताया गया है कि मुख्य क्रिया के साथ जुड़कर वो मुख्य क्रिया को और प्रभावशाली बना देता है। जब कोई क्रिया मुख्य क्रिया के साथ जुड़कर और भी उसे मुख्य क्रिया को प्रभावशाली बना देता है तो उसे रंजक क्रिया कहा जाता है। तो ये भी क्रिया है, ये भी क्रिया है, अर्थात आप ये भी समझ सकते हो कि एक वाक्य में दो क्रिया होंगे और दो एक दूसरे को क्या करेंगे, शक्तिशाली बनाएंगे। तो रोना आ गया, आ के साथ आ को आप क्रिया है, तो आ को आप यहां से निकालो और साथ में ना लगा दो, आना, अर्थ परिवर्तन नहीं हुआ ना, तो ये दोनों क्रिया है। रोना आ गया, तो रोना मुख्य क्रिया है और ये इसकी मदद कर रहा है, तो ये रंजक क्रिया है। गया यहाँ पे क्या बन गया, सहायक क्रिया बन गया। गया यहाँ पे क्या बन गया, सहायक क्रिया बन गया, कर्म यहाँ पे नहीं है। ठीक है। आगे है, वह अधिकतर घूमा करता है, तो यहाँ पे मुख्य क्रिया क्या है, घूमना। घूमा और घूमना ना लगा दो, एक ही अर्थ हुआ, तो घूमना। है क्या है, सहायक क्रिया है क्या है, सहायक क्रिया है। सहायक क्रिया हम पहले भी पढ़े हैं, करना। ये जो है करता है, ये कर्ता वाला भी क्रिया है, लेकिन ये क्या है, सहायता कर रहा है, तो ये रंजक क्रिया बन जाएगा। देखिए करना की जगह कर्ता लिखा है, तो यहाँ पे करना भी लिख सकते हैं आप, एक ही अर्थ देगा। तो अभ्यास बोधक करना आएगा। उपयुक्त वाक्य में कर्ता रंजक क्रिया है जो मुख्य क्रिया के साथ जुड़कर उसे और प्रभावशाली बना रहा है। वह क्या है, कर्ता है। अधिकतर क्या है, कर्म है। घूमा क्या है, घूमा या घूमना क्रिया है, ये भी क्रिया है। तो दो क्रिया जुड़ गए, पहला क्रिया मुख्य क्रिया बन गया, दूसरा क्रिया रंजक क्रिया बन गया, है यहाँ पे सहायक क्रिया बन गया। ठीक है, यहाँ पे क्या बन गया, सहायक क्रिया बन गया। समझ में आया? अगर एक बार में समझ में नहीं आया तो आप इसे लिख के रख सकते हैं या फिर बार बार पढ़ सकते हैं, तो समझ में आ जाएगा। संयुक्त क्रिया, संयुक्त क्रिया नाम। हिंदी में क्रिया कभी एक पद द्वारा प्रकट होता है और कभी एक से अधिक पदों द्वारा होता है। मोहन आया, इस क्रिया एक पद वाली है, अर्थात इसमें क्या है, क्या बताया जा रहा है कि क्रिया जो है कभी एक पद द्वारा भी प्रकट होता है और कभी एक से अधिक पदों द्वारा भी क्रिया प्रकट होता है, तो उसे संयुक्त क्रिया कहते हैं। मोहन आया, तो मोहन आया संयुक्त क्रिया का वाक्य है। मोहन आया क्या है, संयुक्त क्रिया का वाक्य है। मोहन आ चुका है, अब मोहन करता है, आना या आ क्या है, यहाँ पे क्रिया है। चुका है क्या है, ये भी क्रिया है क्या है, सहायक क्रिया है। अर्थात इस पद में तीन क्या है, पद जो है क्रिया वाले हैं। आना, चुकना और है सहायक क्रिया है, तो तीनों मिल जाएंगे तो क्या बन जाएगा, संयुक्त क्रिया बन गया। इतने सारी क्रिया है इसमें, कोई संयुक्त क्रिया है तो कोई सहायक क्रिया है तो कोई क्रिया है ना, तो ये संयुक्त क्रिया बन जाएगा। ये क्या है, क्रिया है, ये रंजक क्रिया है और ये क्या है, सहायक क्रिया है। ठीक। मैं दिल्ली गया था,
मैं दिल्ली गया था, सीता पढ़ रही है। पहले वाक्य में क्या है, दो क्रिया है, गया या जाना, था, तो क्या बन जाएगा ये संयुक्त क्रिया बन जाएगा। और दूसरे वाक्य में क्या है, तीन क्रियाएं मिलकर पढ़ रही है, तीन क्रियाएं संयुक्त क्रिया बन जाएगा। जब भी आपसे प्रश्न पूछा जाएगा तो ऑप्शन के माध्यम से ही पूछा जाएगा, तो एक ऑप्शन ऐसा होगा जो सही होगा, बाकी तीन ऑप्शन गलत होंगे, तो आपको पहले काटना है कि कौन कौन गलत है। जो जो गलत है उसे आप काट दोगे, बाकी एक आपको सही मिल जाएगा। सरल क्रिया में वही है, आना जाना लिखना पढ़ना इतना महत्वपूर्ण नहीं है, फिर भी एक नजर आप देख लेना। नामिक क्रिया, नामिक क्रिया भी ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, आप देख सकते हैं, देखना है तो। नाम धातु क्रिया, संज्ञा सर्वनाम विशेषण शब्द के अंत में प्रत्यय लगाकर जो क्रिया बनते हैं उसे नाम धातु क्रिया कहते हैं। ठीक है, जो फिल्म है इसके पीछे क्या लगाना है, प्रत्यय लगाना। फिल्म आना, फिल्माना बन गया नाम धातु। दुख, दुख के साथ ना लग गया दुखना। साठ, सठियाना, याना जो है ये क्या है, क्रिया है, तो मुख्य संज्ञा या सर्वनाम के साथ क्या है, प्रत्यय लग गया, तो क्या बन गया, नाम धातु क्रिया बन गया। गरम आना, तो गरमाना। देखिए यहाँ पे गरम है, गरम क्या है, संज्ञा या सर्वनाम है, तो संज्ञा है। आना लग गया इसके पीछे, प्रत्यय लग गया, गरमाना बन गया नाम धातु क्रिया। तो ऐसे प्रश्न में ज्यादा पूछे नहीं जाते, फिर भी ये देखिए, अपना, अपना क्या है, सर्वनाम है, आना प्रत्यय लग गया, अपनाना क्रिया बन गया। प्रेरणार्थक क्रिया, जहां कर्ता अपना कार्य स्वयं न करके किसी अन्य को कार्य करने की प्रेरणा देता है उसे प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। अर्थात आप स्वयं अपना काम नहीं कर रहे हो, किसी और से करवा रहे हो, तो प्रेरणार्थक क्रिया है। कैसे है, पिता ने बेटे से अखबार मंगवाया, पिता ने बेटे से अखबार मंगवाया, पिता स्वयं नहीं कर रहा है, बेटे से करवा रहा है, तो ये प्रेरणार्थक क्रिया है। अगर आप सोफे पे बैठे हो, अपने मम्मी से कह रहे हो कि मुझे फोन दे दो, तो पहले तो आके चेहरे पे चाप मारेगी, चटाक। मगर आप बोलना कि नहीं, मैं अपना प्रेरणार्थक क्रिया कर रहा हूं। ठीक है, तो प्रेरणार्थक क्रिया में क्या होता है कि आप स्वयं अपना काम नहीं करते हो, किसी और से करवाते हो। मालिक नौकरानी से सफाई करवाती है, तो मालिक खुद तो सफाई नहीं कर रहा है, किसी और से करवा रहा है, तो वो प्रेरणार्थक क्रिया। अर्थात कोई भी काम जब स्वयं नहीं करके किसी और से करवाया जाता है तो क्या कहलाता है, प्रेरणार्थक क्रिया कहलाता है। ठीक, आगे देख लेते हैं। वही दूसरे वाक्य में भी, अच्छा, पूर्वकालिक क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया वह क्रिया जिसका पूरा होना दूसरी क्रिया से पूर्व पाया जाता है, उसे पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। किस प्रकार से देखते हैं, अर्थात मुख्य क्रिया से पहले होने वाली क्रिया पूर्वकालिक क्रिया कहलाता है। या इसमें ये समझ लिए, जो आपकी दो क्रिया होंगे, एक क्रिया के पूरा होने के लिए दूसरी क्रिया का होना आवश्यक है, एक क्रिया के पूरे होने के लिए दूसरे क्रिया का होना आवश्यक है, तो इसे पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। जैसे कि गीता ने सुनकर कविता लिखी। अब गीता करता है, सुनना क्या है, क्रिया है, कविता लिखना क्या है, कविता लिखना भी क्या है, क्रिया है। तो लिखने से पहले उसको सुनना पड़ा, लिखने से पहले उसको सुनना पड़ा, पहले एक क्रिया को करना पड़ा, फिर दूसरे क्रिया को करना पड़ा, तो ये पूर्वकालिक क्रिया बन गया। मैंने बोला ही है कि एक काम को करने के लिए उसके पहले एक काम को करना पड़ता है, तो वो पूर्वकालिक क्रिया बन जाता है। इस वाक्य में लिखा, लिखी से पहले सुनकर क्रिया का प्रयोग, सुनकर क्रिया का प्रयोग किया गया, अतः यह पूर्वकालिक क्रिया है। अनुकरणात्मक क्रिया, जो क्रिया रूप ऐसे धातुओं से बनते हैं जो ध्वनियों के अनुकरण पर या पूर्व ध्वनि के अनुकरण पर बनती है, ऐसी क्रियाओं को अनुकरणात्मक क्रियाएं कहा जाता है। जैसे ची ची ची, चीची का अर्थ चिहियाना, झनझन झनझनाना, थप 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 थपाना। ठीक, उसी को क्या किया गया, बार बार प्रयोग किया गया, तो अनुकरणात्मक क्रिया बन गया। अब थोड़ा सा अभ्यास कर लेते हैं प्रश्नों का, देखते हैं कितना समझ में आया है, कितना नहीं आया। और आप कमेंट में जरूर जरूर बताना कि आपको कितने प्रश्न समझ में आए, अर्थात कितने, जो पूरा हमने भी क्रिया पढ़ा, कितना आपको समझ में आया, वो प्रश्नों के माध्यम से भी पता चल जाएगा। तो प्रश्नों को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले एक बार क्या करते हैं, फिर से रिवाइज कर लेते हैं। क्रिया, परिभाषा,
ठीक है। इसके बाद देखिए, काल में परिवर्तन होता है, लिंग वचन पुरुष के आधार पर परिवर्तित होता है, कर्ता की आवश्यकता नहीं होती है, फिर भी अपना अर्थ प्रयोग स्पष्ट करते हैं। धातु में ना लगता है तो क्रिया बनता है ना। अब इसमें कर्ता और कर्म और क्रिया को हमने समझा था, यहाँ पे हमने कर्म को समझा था, कर्म को पहचानना समझा था, फिर हमने क्रिया को पहचानना समझा। कर्म के आधार पर कितने प्रकार के भेद होते हैं, क्रिया में तो 2 प्रकार के, अकर्मक और सकर्मक। अकर्मक को जाना है जिसमें जिस क्रिया में कर्म का क्या हो, आवश्यकता ना हो, कर्म रहित क्रिया हो, उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। उदाहरण भी दिखा देती हूँ, तैरना, कूदना, सोना, उलझना, मरना, जीना, रोना, हंसना, चलना, दौड़ना, खेलना, बैठना, मरना, घटना, जागना, उछलना, कूदना आदि। इसके बाद है उदाहरण, उदाहरण से हम समझे थे। उसके बाद सकर्मक क्रिया, जिसमें कर्म साथ में होता है क्रिया के, उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं, अर्थात वाक्य में कर्म भी होता है और क्रिया भी होता है। इसके बाद हमने 10 प्रकार के क्या है क्रिया भेद पढ़े हैं, मुख्य क्रिया, सहायक क्रिया, रंजक क्रिया, संयुक्त क्रिया, सरल क्रिया, नामिक क्रिया, नामधातु क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया, अनुकरणात्मक क्रिया। मुख्य क्रिया को पढ़ाया हमने, जो बिल्कुल सीधा सीधा साफ साफ लिखा होता है, जिसमें कुछ और जुड़ा नहीं होता, एक्स्ट्रा पीछे ना। इसके बाद हमने सहायक क्रिया को पढ़ा, जिसमें क्रिया के बाद भी कुछ जुड़ा होता है, जिसे हम सहायक क्रिया कहते हैं। इसके बाद हम रंजक क्रिया को पढ़ा है, जिसमें क्रिया के बाद और एक क्रिया होता है, जिसे हम रंजक क्रिया कहते हैं। संयुक्त क्रिया को पढ़ा है हमने, जिसमें एक क्रिया होता है, 2 क्रिया होता है, 3 क्रिया होता है, तीनों को जोड़ के संयुक्त क्रिया कहते हैं। सरल क्रिया को पढ़ा, आना जाना लिखना पढ़ना। नामिक क्रिया, नामिक क्रिया हमने नहीं देखा था, छोड़ दिया था। नाम धातु क्रिया, नाम धातु क्रिया में क्या होता है, संज्ञा सर्वनाम और विशेषण के साथ क्या है प्रत्यय जोड़ के क्या किया जाता है, नाम धातु क्रिया बनाया जाता है। प्रेरणार्थक क्रिया, ऐसा क्रिया जिसमें स्वयं ना काम करके किसी और से काम करवाया जाता है। पूर्वकालिक क्रिया, जिसमें क्रिया क्या होता है, एक क्रिया को करने से पहले एक क्रिया को और करना पड़ता है, तभी दूसरे क्रिया को हम करने योग्य बनते हैं। जैसे गीता ने सुनकर कविता लिखी तो पहले उसे सुनना पड़ा, सुनना भी एक क्रिया है, लिखी भी एक, लिखना भी एक क्रिया है, तो लिखने से पहले उसे सुनना पड़ा, तो पूर्वकालिक क्रिया हो गया। अनुकरणात्मक क्रिया, ची ची चिहाना, झन झन, बार बार अनुकरण होना शब्दों का। ठीक है, तो आप प्रश्न देख लेते हैं। क्रिया किसे कहते हैं? क्रिया का अर्थ होता है करना। जब वाक्य में किसी शब्द से हमें किसी कार्य को करने या करने का बोध हो, उसे क्रिया कहते हैं, जैसे पढ़ना, खेलना, खाना, सोना आदि। ठीक है, क्रिया का मूल रूप क्या है और क्रिया के सामान्य रूप किस प्रकार बनाए जाते हैं? तो क्रिया का मूल रूप धातु कहलाता है। हमने पढ़ा था क्रिया का मूल रूप क्या कहलाता है, क्रिया का मूल रूप धातु कहलाता है। क्रिया का सामान्य रूप मूल धातु से ना प्रत्यय जोड़कर क्रिया के सामान्य रूप बनते हैं। ठीक है, देखिए खा धातु है, सो धातु है, दौड़ धातु है, ना शब्द जोड़ा गया सब में, तो क्या बन गया, क्रिया बन गया। ठीक है, आगे है कर्म के आधार पर क्रिया के कितने भेद होते हैं? तो कर्म के आधार पर क्रिया के कितने भेद होते हैं? तो कर्म के आधार पर क्रिया के 2 भेद होते हैं, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। ठीक है, आगे देखते हैं कि सकर्मक क्रिया, जिन क्रियाओं के व्यापार का फल कर्म पर पड़ता है उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। अर्थात वाक्य में क्या होता है, कर्म होता है, कर्म की उपस्थिति होती है, तो उसे सकर्मक क्रिया बोलते हैं। राहुल पुस्तक पढ़ रहा है, लड़की पत्र लिख रही है, पुस्तक यहाँ पे कर्म है, पत्र यहाँ पे कर्म है। संरचना के आधार पर क्रिया के कितने भेद होते हैं? संरचना के आधार पर देखिए 5 भेद होते हैं। अभी हमने 10 भेद पढ़े हैं, लेकिन संरचना के आधार पर 5 भेद बताए गए हैं, वही मैं आपको बता देती हूँ। सामान्य क्रिया, संयुक्त क्रिया, नाम धातु क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया और पूर्वकालिक क्रिया। प्रेरणार्थक क्रिया में कितने कर्ता होते हैं और कौन कौन से? तो प्रेरणार्थक क्रिया में 2 कर्ता होते हैं। ठीक है, बाकी में तो 1 होते हैं, लेकिन प्रेरणार्थक जो क्रिया है उसमें 2 होते हैं। कैसे 2 होते हैं? प्रेरणार्थक अर्थ प्रेरणा देने वाला अर्थात आज्ञा देने वाला, या तो होगा काम खुद ना करके दूसरे से करवाया जाता है, तो जो आदेश देता है काम करने के लिए वो क्या है, प्रेरक कर्ता होता है, जैसे मालिक और अध्यापक। ठीक है, प्रेरित करता है, जो आज्ञा का पालन करता है, प्रेरित होने वाला अर्थात जिससे प्रेरणा दी जा रही है, जैसे नौकर छात्र। अगर कक्षा में अध्यापक बोलता है कि सभी बच्चे अपना कॉपी पेन निकालें और क्या करें, एक कविता लिखें, तो उन्होंने स्वयं तो नहीं लिखा ना लेखक,
तो लेखक है सॉरी अध्यापक, अध्यापक यहाँ पे क्या बन गया, प्रेरक कर्ता बन गया। अब सभी बच्चों ने इस आज्ञा का पालन किया, कॉपी पेन निकाला और एक कविता लिखना आरंभ किया, जैसा भी उन्हें आता है, तो वो क्या बन गए, प्रेरित कर्ता बन गए। तो इस प्रकार से जो प्रेरणार्थक क्रिया होता है उसमें दो कर्ता होते हैं, ठीक है। आगे है बहुविकल्पात्मक प्रश्न। बहुविकल्पात्मक प्रश्न देख लेते हैं। क्रिया, क्रिया किसे कहते हैं, जब काम को करना पाया जाता है, जब काम का होना पाया जाता है, जब काम को करना या होना पाया जाता है, जब कर्ता कुछ कहना चाहे। तो जब काम को करना या होना पाया जाता है तो उसे क्रिया कहते हैं, ठीक है। कर्म के आधार पर क्रिया के कितने भेद होते हैं, तो आपको पता ही होगा, कर्म के आधार पर दो होते हैं, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। आगे है जिस क्रिया में कर्म उपस्थित होता है उसे क्या कहते हैं, तो जिस क्रिया में कर्म उपस्थित होता है उसे क्या कहते हैं, अकर्मक कहते हैं, दुष्कर्मक कहते हैं, एक कर्मक, ये दोनों नाम तो पढ़ा ही नहीं, तो ऑप्शन को पहले से काट देना है। अकर्मक और सकर्मक पढ़ा तो हमने, तो जिसमें कर्म उपस्थित नहीं होता है उसे अकर्मक कहते हैं, लेकिन हमें बताया गया है जिसमें कर्म उपस्थित होता है अर्थात वो सकर्मक होता है। क्या होता है, सकर्मक होता है। आगे है संरचना के आधार पर क्रिया के कितने भेद होते हैं, तो हमने अभी पढ़ा था, संरचना के आधार पर 5 भेद बताए गए हैं। रेंजल दूध पीकर सो गई, रेखांकित अंश क्रिया का कौन सा भेद है, देखिए रेंजल दूध पीकर सो गई, सोना क्रिया है, ठीक है, दूध पीना भी क्रिया है, तो सोने से पहले उसे दूध पीना पड़ा, तो एक काम को करने से पहले दूसरे काम को करना पड़ा, अर्थात ये पूर्वकालिक क्रिया बन जाएगा। इसमें हमने पढ़ा था कि एक काम को करने से पहले उसे दूसरा काम करना पड़ता है, ये काम करके फिर जाके ये काम कर सकते हैं, जैसे सोने से पहले दूध पीना पड़ा, तो दोनों क्रिया है, लेकिन पहले सोकर बाद में दूध नहीं पी सकता इंसान, पहले दूध पीकर फिर सो सकता है, तो ये क्या हो जाएगा, पूर्वकालिक क्रिया हो जाएगा। आगे है राधा पत्र पढ़ती है, वाक्य क्रियाओं के किस भेद में आता है, तो राधा पत्र पढ़ती है सकर्मक क्रिया है, क्या है, पत्र कर्म है, राधा करता है, पढ़ना यहाँ पे क्या है, क्रिया है, तो ये जो है सकर्मक क्रिया है। और दुकर्मक एक कर्मक तो है ही नहीं, तो उन्हें पहले काट देना है। अकर्मक होता तो यहाँ पे क्या होता, राधा पढ़ती है होता, यहाँ पे कर्म नहीं होता, अकर्मक के कर्म नहीं होता है, अकर्मक के जो वाक्य बनते हैं उनमें कर्म नहीं होता है, ठीक है, जो सकर्मक के वाक्य बनते हैं उनमें कर्म उपस्थित होते हैं, ठीक है। पिता पुत्र से पत्र लिखवाता है, वाक्य में कौन सी क्रिया है, पिता स्वयं ने लिखना, वाक्य पढ़ के समझ में आ रहा है, पिता स्वयं ने लिख रहा है, पुत्र से लिखवा रहा है, अर्थात ये क्या बन जाएगा, प्रेरणार्थक क्रिया बन जाएगा, अकर्म सकर्म तो बनेगा ही नहीं, ठीक है। आगे देखते हैं पक्षी उड़ रहा है, वाक्य में क्रिया के भेद, तो पक्षी उड़ रही है, उड़ने की बात हो रही है, तो ये अकर्मक क्रिया है, क्या है, अकर्मक क्रिया है। उड़ना यहाँ पे क्रिया है, पक्षी यहाँ पे करता है, कर्म तो यहाँ पे है ही नहीं बीच में, तो ये अकर्मक क्रिया है। अकर्मक क्रिया में क्या होता है, कर्म उपस्थित नहीं होता है, कर्ता और कर्म होता है, सॉरी कर्ता और क्रिया होता है, ठीक, फिर से बता देती हूँ क्या होता है, पेंसिल कहाँ चला गया, तो पक्षी उड़ रहा है, उड़ना क्या है, क्रिया है, पक्षी क्या है, करता है, लेकिन इस वाक्य में कर्म बीच में नहीं दिया गया है, तो ये सकर्मक तो नहीं होगा, द्विकर्मक नहीं होगा, प्रेरणार्थ तो अलग ही होता है, लेकिन ये क्या हो जाएगा, अकर्मक हो जाएगा। अकर्मक के क्या होता है, अकर्म में कर्म उपस्थित नहीं होता है, ठीक है। रोहन सो गया, क्रिया का कौन सा भेद है, रोहन सो गया, सोना भी क्रिया है, गया को भी क्रिया मानते है को भी मानते हैं, तो ये क्या बन जाएगा, संयुक्त क्रिया बन जाएगा। कैसे बन जाएगा, पूर्वकालिक तो नहीं बनेगा, यहाँ पे 2-3 क्रिया नहीं है, अगर ऐसा होता रोहन दूध पीकर सो गया तो पूर्वकालिक बन जाता, प्रेरणार्थक भी नहीं है, रोहन स्वयं सो रहा है, किसी और को सोने नहीं बोल रहा है, द्विकर्मिक नाम से कोई हमने पढ़ा ही नहीं है कुछ, तो बचा क्या, संयुक्त क्रिया बचा, वही बन जाएगा। खटखट शब्द से बनी नाम धातु क्रिया कौन सी है, खटखट शब्द से खटाखट, खटखटत्व, खटाखट, खटखटाना, तो खटखट से क्या बनता है, खटखटाना, ठीक है। तो यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया मुझे उम्मीद है। अगर थोड़ा सा भी कहीं पे कंफ्यूजन है, क्रिया में थोड़ा सा ऐसा है, लेंथी सिलेबस है, थोड़ा सा टॉपिक लंबा है, तो आपको क्या करना है, वीडियो को और एक बार बाद में देख लेना है या फिर किताब उठा के पढ़ लेना है, ठीक है।
कहीं पे भी अगर कंफ्यूजन है तो किताब उठा के पढ़ लेना है। बाकी इम्पोर्टेंट है, पेपर में पूछा जाता है। तो अभी मैं व्याकरण पढ़ा रही हूँ आप लोगों को, तो आप जो है चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आने वाले जितने भी वीडियो हैं उनका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। जय हिंद।